हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वेदांता लिमिटेड में डीलिस्टिंग होने जा रही है, यानी कि आगे जाकर इस शेयर की ट्रेडिंग इंडियन एक्सचेंजेस में नहीं होगी। इसको लेके बहुत सारे प्रश्न शायद आपके मन में होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या अभी हम इस शेयर में एंट्री करें, या अगर हमने इस शेयर को होल्ड किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न शायद आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस डीलिस्टिंग के पीछे की कहानी को समझते हैं। दरअसल इस डीलिस्टिंग की कहानी आज से 2-3 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, आप में से शायद बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि वेदांता लिमिटेड दरअसल एक विदेशी कंपनी है और इसके पेरेंट कंपनी का नाम है वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी, जो कि 2003 में लंदन एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। यह कंपनी एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप ऑफ कंपनी है, जिसके अंतर्गत कई सारी कंपनियां आती हैं और यह कंपनी जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, इनके प्रोडक्शन में काम करती है। इंडिया में इसकी सब्सिडरी का नाम VEDL है, जिसके डीलिस्टिंग की चर्चा आजकल चल रही है। इसके अलावा यह कंपनी हिंदुस्तान जिंक को भी ओन करती है और कुछ साल पहले इस कंपनी ने केन एनर्जी को भी एक्वायर किया था। इस कंपनी के माइंस और खदाने कई कंट्रीज में मौजूद हैं, जैसे कि जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, आयरलैंड, लेकिन सबसे ज्यादा एसेट्स इस कंपनी के इंडिया में है। दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह है थुट्टुकुड़ी, जहां पे इस कंपनी का एक प्लांट या फैक्ट्री है, स्टेरलाइट कॉपर प्लांट। 2018 जून में इस कंपनी के खिलाफ इस जगह पर एक प्रदर्शन चल रहा था, और वो प्रदर्शन इसलिए चल रहा था क्योंकि लोग काफी परेशान थे कि इस कंपनी का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो पूरी जगह को पोल्यूटेड कर दिया है। वहां की हवा, वहां की पानी को काफी ज्यादा पोल्यूटेड कर दिया है और लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, और इसके खिलाफ वहां के लोगों ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन स्टार्ट किया। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि यह कंपनी पिछले 20 साल से वहां पे ऑपरेट कर रही है और वहां के वातावरण को दूषित कर रही थी। और 2013 के आसपास उसी प्लांट से एक गैस लीक का भी इंसिडेंट हुआ था। तो जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, और वो अपने हाथों में पोस्टर्स और प्लेकार्ड लेके कंपनी के प्लांट के सामने कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आती है और आके अंधाधुंध फायरिंग करती है। 13 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से एक 18 साल की एक बच्ची, जिसके सर पे गोली लगती है और उसका सर का एक हिस्सा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर टूट के अलग हो जाता है। दोस्तों, इस देश का पुलिस प्रशासन गरीबों की हिफाजत के लिए बना है, लेकिन दरअसल वो बड़े बड़े रसूखदार लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। और वहां की पुलिस ने उसी तरीके से काम किया जैसे अंग्रेजों के जमाने की पुलिस काम करती थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इस कंपनी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और इस कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस होने लगे। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी इस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। दुनिया की कई कंपनीज ने यह अनाउंस कर दिया कि वो इस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें से एक बैंक डॉयचे बैंक भी था। दोस्तों, इस कंपनी का एनवायरनमेंट को मैनेज करने में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी खराब है और कई कंट्रीज में इनके खिलाफ लीगल केसेस चल रहे हैं और इन पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं और कई दफा उन्हें अंडरग्राउंड पाइप्स के द्वारा समुद्र में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहां के एनवायरनमेंट को काफी डैमेज होता है। इस घटना के बाद उनका लंदन कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिरने लगा
और वो 29 पाउंड से गिर के 8 पाउंड तक चला गया। तो एक तरफ उनका स्टॉक प्राइस गिर रहा था, दूसरी तरफ उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, और तीसरा उनके ऊपर काफी सारे लीगल केसेस चल रहे थे। और इन कारणों से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लंदन कंपनी के स्टॉक को डीलिस्ट कर देंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लीगल केसेस चल रहे थे। लेकिन कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने 2018 अक्टूबर में एक एजीएम बुलाई और समय रखा गया शाम के 3 बजे यानी 3 PM। और 3 बजे कंपनी के शेयर होल्डर्स जब मीटिंग में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि कंपनी को तो सवेरे ही डिलिस्ट कर दिया गया है और उसके ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। यानी कि अब इस एजीएम का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कंपनी वॉज नो लॉन्गर अ लिस्टेड कंपनी। दोस्तों, मुझे याद नहीं आता कि इस तरीके का कोई एपिसोड पहले कभी कहीं भी किसी कंपनी के साथ हुआ हो। तो जब कंपनी लिस्टेड रही ही नहीं तो इस एजीएम का कोई मतलब ही नहीं था, और उन्होंने जोर जबरदस्ती करके कंपनी को डिलिस्ट कर दिया। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि अनिल अग्रवाल साहब इस एजीएम मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। तो यहां तक की कहानी से हमें 2 लेसन मिलते हैं। पहला लेसन ये कि प्रोमोटर के सामने शेयर होल्डर की कोई औकात नहीं होती। अगर प्रोमोटर तुल जाए कुछ करने को तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा और शेयर होल्डर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी चीज कि जब इंसान ताकतवर हो जाता है और पैसे वाला हो जाता है तो गरीब लोग उसे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगते हैं। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हो और अगर हमारे आसपास कोई मच्छर या मक्खी घूम रहा हो तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उन्हें मार दें, उन्हें मसल दें। ठीक उसी तरह ये ताकतवर लोग गरीब को भी कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए, वो कंपनी के प्लान्स 20 साल से चल रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जब वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और अग्रवाल साहब खुद लंदन में रहते हैं, एक पैलेस टाइप बंगलों में रहते हैं और लंदन की एक शुद्ध हवा में सांस लेते हैं। तो कौन है ये अनिल अग्रवाल साहब जिनका पूरा इतिहास और उनकी कंपनी का इतिहास कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है? इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं। 19 साल की उम्र में अग्रवाल साहब अपने शहर पटना को छोड़कर मुंबई का रुख कर लेते हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। मुंबई जाके वो 1970 में स्क्रैप मेटल का बिजनेस करते हैं, यानी कि वो केबल कंपनी के केबल से मेटल निकालते थे और उसे दूसरी कंपनीज को बेचते थे। तो ये एक तरीके का कबाड़ी का काम ही इसे आप समझें। आगे चलकर उन्होंने अपनी एक केबल की कंपनी बनाई, और जब केबल की कंपनी बनाई तो उसके लिए अक्सर उन्हें बाजार से मेटल खरीदना पड़ता था। कई दफे उन्हें वो मेटल काफी महंगा मिलता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेटल खरीदने से अच्छा ये होगा कि हम अपनी खुद की मेटल की कंपनी बना ले, और इसी तरीके से वो मेटल और मिनरल्स के बिजनेस में आए। 2003 में उन्होंने अपने कंपनी को लंदन के एक्सचेंज में लिस्ट किया, जो कि वेदांता रिसोर्सेस पीएलसी के नाम से जानी गई। और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड वाइड और खास करके इंडिया में कई कंपनीज को एक्वायर किया। तो दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का जिसके पास प्रॉपर डिग्री भी नहीं है और वो आगे जाकर एक बिलियनर बन जाता है और अपनी कंपनी को लंदन एक्सचेंज में लिस्ट कराता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, किस्मत या काबिलियत? अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्यों इंडिया की कंपनी को डिलिस्ट कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि कारण वही है जिसकी वजह से उन्होंने लंदन वाली कंपनी को डिलिस्ट किया। तो अगर आप देखें तो इंडियन कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार गिर रहा है। पिछले कुछ सालों में शेयर प्राइस 340 से गिर के 67 का लो टच किया है और आजकल ये करीब करीब 100-105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक तरफ अनिल अग्रवाल को यह लगता है कि कंपनी के शेयर्स को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ जब पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है तो उनको कई सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से कंपनी हमेशा पब्लिक और प्रेस की नजरों में रहती है। दूसरा कारण यह है कि यह कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है,
तो उन्हें लगता है कि एक तो हमें शेयर की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है और हमें शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड भी देना पड़ रहा है, तो अच्छा होगा कि अगर हम कंपनी को डीलिस्ट कर दें तो उस डिविडेंड को हम पब्लिक को देने के बजाय पेरेंट कंपनी को दे सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि वो ये डीलिस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि ये डीलिस्टिंग प्रोसेस कैसे होगा। दोस्तों, इंडिया में डीलिस्टिंग का एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है जो सभी कंपनी में एक तरीके से होता है। तो सबसे पहले कंपनी का बोर्ड ये डिसाइड करता है कि कंपनी को डीलिस्टिंग करना है, तो ये डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसके बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम कंपनी को डीलिस्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट भी इस कंपनी में हो चुका है। तीसरा जो स्टेप होता है कि एक्सचेंज में रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस का एक अप्रूवल लेना पड़ता है। दोस्तों, रिवर्स बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग बिड करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही प्राइस है जिस पे डीलिस्टिंग होनी चाहिए। ये कुछ उसी तरीके का बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जो आईपीओ के दौरान होता है। तो एक बार जब एक्सचेंज रिवर्स बुक बिल्डिंग का अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना प्राइस बताएंगे कि इस प्राइस पर वो इस शेयर को डीलिस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद उनके बिड्स के बेसिस पर एक प्राइस डिस्कवरी की जाएगी और एक प्राइस चुना जाएगा कि बेस्ड ऑन द बिडिंग इस प्राइस पे डीलिस्टिंग किया जाएगा। अब वो जो डिस्कवरी प्राइस डिसाइड होता है, कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी के प्रोमोटर्स उस प्राइस पे डीलिस्ट करने को एग्री हो जाएं। अगर उन्हें प्राइस पसंद आता है तो वो मान लेंगे, अगर पसंद नहीं आता है तो फिर वो उस प्राइस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्शन के बाद हो सकता है प्रमोटर्स एक नया काउंटर ऑफर पब्लिक को दें। तो आप मान के चलिए कि यहां पे अभी आने वाले टाइम में कुछ और ड्रामेबाजी हमें देखने को मिल सकती है। अब आपको लग सकता है कि ये रिवर्स बुक बिल्डिंग तो बड़ा फेयर प्रोसेस है, बड़ा अच्छा प्रोसेस है, ये तो इन्वेस्टर्स के हित का प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का खेल समझाता हूं। देखिए, इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करीब 50% से थोड़ा ज्यादा प्रोमोटर के पास है, एफआईआई डीआईआई के पास करीब 34% है और पब्लिक एंड अदर्स के पास करीब 16% है। अब किसी भी प्राइस पे डीलिस्टिंग करने के लिए 90% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अब 90 में से 50% तो प्रमोटर के पास ही है, तो वो हो गया, रह गए 40%। 40% में से एफआईआई डीआईआई के पास 34% है, तो ये भी एक तरीके से उनके हाथ में ही है, तो 84% तो उन्होंने अपने हाथ में कर लिया। अब सिर्फ रह जाते हैं 6%। तो 6% पब्लिक को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। जिनको पता भी होगा तो वो शायद ही बिड करेंगे। तो एक तरीके से आप ये मान के चले कि प्रमोटर जिस प्राइस पे चाहेंगे वो इस कंपनी को डीलिस्ट करवा लेंगे। अब आइए इस डीलिस्टिंग से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो ज्यादातर लोग हमें पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, कंपनी ने कितने प्राइस पे डीलिस्टिंग का पहला ऑफर दिया है? तो वो प्राइस मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको पता होगा, 87.5 का ऑफर कंपनी ने दिया है। यानी कि आपने वो शेयर 300 में खरीदा हो या 200 में खरीदा हो या 100 में खरीदा हो, जब डीलिस्टिंग होगी तो कंपनी आपको 87.5 रुपीज ही देगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो कंपनी ऑफर कर रही है 87.5 रुपीज का ज्यादा है या कम है? देखिए, अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन करें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू इससे ज्यादा है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू करीब 188 रुपीज है और अगर आप पिछले एक साल का हाई देखें तो वो भी करीब 175-80 के आसपास का बनता है। तो किसी भी एंगल से देखें तो 87.5 का जो उन्होंने ऑफर दिया है वो दरअसल काफी कम है और एक तरीके से ये शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर 87.5 का ऑफर कंपनी ने दिया है तो शेयर 105 पे क्यों ट्रेड हो रहा है? उसका कारण यह है कि ये दरअसल 87.5 पहला ऑफर है। जब भी डीलिस्टिंग होती है तो कंपनी जो पहला ऑफर देती है वो थोड़ा कम देती है और उसके बाद उस ऑफर को थोड़ा बढ़ा देती है।
तो पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ऑफर 100 के आसपास का होगा। इसी स्पेकुलेशन में उसकी ट्रेडिंग 100 से ऊपर हो रही है। अगला क्वेश्चन, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रोमोटर के पास 50.1% है, FIIs के पास 15.18% है, DII के पास 18.79% है और अदर्स के पास 15.89% है, जिसमें जनरल पब्लिक, उनके एम्प्लॉयज, ESOPs वगैरह इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन ये कि क्या ऐसा हो सकता है ये कंपनी डिलिस्ट ना हो? इसकी संभावना तो काफी कम है, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब 90% लोग इस बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कि जो बिडिंग पार्टिसिपेशन है वो 90% शेयर होल्डर्स से कम होगी, तो ये डिलिस्टिंग प्रोसेस नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो अब ये मान के चलिए कि डिलिस्टिंग तो होनी ही होनी है, क्योंकि प्रमोटर कोई कच्चा काम या कच्चा खेल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, इज इट अ राइट टाइम टू एंटर? क्या अभी हम शेयर को खरीदें? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो डिलिस्टिंग प्राइस पहला है 87.5, जो कि थोड़ा अगर बढ़ भी जाता है तो 100 के आसपास रह सकता है, और इस वक्त जो प्राइस है वो 105 है। तो किसी भी हालत में ये बाय नहीं बनता है। लेकिन अगर किसी दिन किसी तरीके का कोई बाजार में करेक्शन हो जाता है और आपको वो 87 से नीचे मिलता है, तो आप बेशक खरीद सकते हैं। और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप एक गैम्बल करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो शायद आप 100 से नीचे भी ले सकते हैं, इस उम्मीद में कि शायद प्रमोटर अपना डिलिस्टिंग प्राइस को थोड़ा और बढ़ा दे और 100 से ऊपर में डिलिस्ट करने का अनाउंसमेंट करे। अगला क्वेश्चन, अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसके पास VEDL के शेयर हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप माइनर प्रॉफिट एंड लॉस में हैं, तो इट इज बेटर टू गेट आउट, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने पहला प्राइस बता दिया है, और अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी होगी तो इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। अगर आपने ऊंचे प्राइस में खरीदा है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस शेयर को कंटिन्यूअसली होल्ड करना पड़ेगा। और अगर कहीं शेयर प्राइस में बड़ी मूवमेंट आ जाती है, आपको अपने प्राइस के आसपास का प्राइस मिलता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बाकी जब आप रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, तो अपना बिड बैंड के हायर एंड पे बिड करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस पा सके। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।